वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, जंग सितंबर के शहीदों और गाजियों को सलाम, जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं की, जिन्होंने जुर्रत और बहादुरी की नई मिसालें कायम की। पाक फौज के जवान और अफसर ऐसे लड़े कि भारत की अददी बढ़तरी और ज्यादा जदीद असलहा भी किसी काम ना आया। ऐसी कहानियां रकम की जिन पर आज भी जितना फख्र किया जाए कम है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आज भी 1965 की तरह दुश्मन को मात देने की सलाहियत रखता है? इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ना चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपके जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में 1965 की जंग में किस पैमाने की बुनियाद पर यह कहा जाता था कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क था भारत के मुकाबले में, लेकिन फिर भी जीता? अच्छा, ये बात काबिल बहस है कि नतीजा क्या निकला, लेकिन हमने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया, बहुत डट के मुकाबला किया। लाहौर का बॉर्डर हो, वाघा का बॉर्डर हो, मैंने तस्वीर लगाई हुई है आज जिमखाना की, उसमें बैठ के छोटा पैक पीने की बात हो, वो सब दावे धरे के धरे रह गए। अवाम ने, फिर रेंजर्स ने, फिर फौज ने जिस तरह मुकाबला किया वो तारीख का बाब है। फिर चौंडे की लड़ाई आप देख लें, वो लड़ाई क्या थी, कितनी बड़ी ताकत थी हिंदुस्तान की और कितनी छोटी ताकत थी पाकिस्तान के पास, लेकिन हिंदुस्तान को ज़ाहिर है पीछे हटना पड़ा, पसपा अख्तियार करना पड़ी। और दुनिया भर के अखबारात की हेडलाइंस थी कि पाकिस्तान पुश बैक इंडियंस। तो ये एक बहुत बड़ी सूरत हाल थी, लेकिन इसके पीछे खासे बड़े अवामिल और भी थे, उनको तजिया कभी और कर लेंगे बाद में हम। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि 65 की वार का ताल्लुक भी कश्मीर से ही था, कश्मीर के हवाले से थी। और बड़ा हौसला मिला लोगों को। हम तो गालिबन स्कूलों में थे, प्राइमरी स्कूलों में थे, लेकिन हम बताया जाता था। फिर हमने टैबलोज भी किए, अईस भट्टी शहीद वगैरह सबके बारे में। तो अब पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि कितना बड़ी बात थी, कितनी बर्बादी हुई थी, कितना नुकसान हुआ था, लेकिन लोग अड़ गए थे, डट गए थे। दरअसल कौमें असली की बुनियाद पर नहीं लड़ती, बल्कि माशी ताकत की बुनियाद पर लड़ती है। आपकी माशी ताकत कितनी है, आपकी समाजी इस्लाहात कितनी शानदार हैं, आपने अपने अवाम को कितना मुतमईन किया हुआ है। तो हिंदुस्तान में भी वो सूरत हाल नहीं थी, हमारे यहाँ भी वो सूरत हाल नहीं थी। तो दो गरीब मुल्क लड़े थे आपस में, और नताइज आपके सामने अब तक लड़ते चले जा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान आज ज़्यादा महफूज इसलिए है दिफाई एतबार से कि पाकिस्तान के पास वो कुछ है जो 65 की वॉर में नहीं था। 65 की वॉर में हमारे पास एटम बम नहीं था, सीधी बात है। हमारे पास मिसाइल सिस्टम नहीं था, हमारे पास गौरी हतफ ये चीज़ें नहीं थी जो हिंदुस्तान के किसी भी शहर को टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद 71 के बाद हमने कई बार ये मौके आए जो हमने बताया हिंदुस्तान को कि देखो तुम ऐसा करोगे तो हम इस तरह करेंगे। फिर बैरूनी ताकतें बीच में आती हैं, वो भी बचाव करा देती हैं। फिर हिंदुस्तान जहाज भेजता है, वहाँ माल गिराते हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियस सूरत हाल हमारे सामने है कि टैक्टिकली हमारी फौज जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, सोचती अच्छा है, प्लान अच्छा करती है। और हिंदुस्तान की फौज जो है वो बहुत वसील बुनियाद फौज है, वहाँ खास मसाइल हैं। सही। अवैस तौहीद साहब, आपके ख्याल में वो कौन सा जज्बा था कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी? देखिए, हम तो नौमरी में जब हुए तो जाहिर बात है कि 65 की बहादुरी की दास्तानें, चाहे वो हमारे फौजी जवान हों, चाहे मेजर अजीज भट्टी साहब का हो या MM आलम का 1 मिनट के अंदर 5 तैयारे गिरा देने की बात हो, या फिर उन रज़ाकारों को, बूढ़े हों, नौजवान हों, बच्चे हों, जिन्होंने लाहौर की केनाल, अगर मुझे सही याद है तो उसका किस तरह दिफा किया था और किस तरह सियालकोट के बॉर्डर पे जो है हुआ था। और नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ के जो तराने थे वो तो कमाल के थे। वो आज भी अगर आप सुने, और अमानत अली ख़ान के अगर सुने आप, नैयर नूर साहिबा के तराने सुने, उस ज़माने में ये जो तराने, रेडियो था ज़ाहिर बात है, और एक ही था, PTV था, और वो भी ज़ाहिर में बहुत अर्ली स्टेज पे था।
تو ریڈیو پاکستان صبح سے لے کے رات تک آپ کو یہ ترانے ہو رہے ہوتے تھے اور وہی فوجی جو ہے وہ بارڈرز پہ سن رہے ہوتے تھے، تو ایک یہی ہوتا تھا. تو اسی قصوں میں، اسی کہانیوں کے اندر جو ہے ہم اسکول میں پلے بڑے ہیں. اور 71 کی اس کے بعد جنگ ہوئی، ظاہر بات ہے پیدائش ہماری بات کی ہے، لیکن یہ قصے تاریخ کا حصہ ہیں اور بہادری کے قصے تاریخ کا حصہ ہیں. دیکھیے اگر اب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو ظاہری بات ہے کہ وی آر کیپبل. ہم اٹامک پاور ہیں، ہماری 5th لارجسٹ کنٹری ہے پاپولیشن کے حساب سے، 22-23 کروڑ کے عوام ہیں، اسلامی دنیا کے اندر ہمارا مقام ہے، کئی جگہوں میں حصہ لیا ہے. لیکن یہ جو جنگ ہے اگر اس میں ہمیں ضرورت کیا ہے؟ معیشت کا استحکام چاہیے ہمیں پھر، کیونکہ معاشی استحکام جو ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی انٹر لنکڈ ہے. تو جب تینوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں فقدان آپ کا ہے، تو وہ چیزیں ہمیں یونائٹ کرنی ہیں، وہ جذبہ ہمیں واپس لے کر آنا ہے. اور جس طرح کا ایک انتشار ہے، سیاسی انتشار جس طرح ملک کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی، جس طرح APS کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور پھر پورا ایک لیجسلیشن ہوئی تھی، یہ موقع بھی ایسا ہی ہے. سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں جس ملک کے اندر 4-4.5 کروڑ لوگ سیلاب کے اندر مدد کے طلبگار ہوں، بے بسی کا ایک عالم ہو، اور اس ریاست کے اندر، اس ملک کے اندر جہاں پہ وسائل نہیں ہیں، ہمیں 30-40 بلین ڈالرز چاہیے، ہمیں باہر کے قرضے بھی اتارنے ہیں اور ان کو امداد بھی کرنی ہے، یعنی کہ ریسکیو، ریلیف، ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن. آپ اندازہ لگائیے کہ 4 اسٹیجز جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت تو سندھ کے اندر یہ تباہی کا عالم ہے کہ وہاں پہ مچھروں کی بھرمار ہے، مچھروں کے خلاف جنگ کرنی ہے، ملیریا کے خلاف جنگ کرنی ہے، غربت کے خلاف جنگ کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان شارٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سمنائز، بٹ دل دکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر سب کچھ ہے، پہاڑ سے لے کے سمندر ہے. اگر آپ صبح کو سوات میں ہوں تو شام کو آپ کراچی میں پہنچ جائیں گے، یا 2-4 گھنٹے کے اندر آپ پشاور سے فلائٹ لے کے کراچی، تو سمندر سے لے کے دریا آپ کے پاس ہیں، سمندر آپ کے پاس ہیں. تو ان قدرتی آفات یا جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں، ان سے بچاؤ کے طریقے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 65 کی جنگ، اگر آخر میں سمرائز کروں تو 65 کی جنگ کا جو یونٹی کا جو ایک سبق ہے، تو وہ آج ہی اس کو مثال بناتے ہوئے ہمیں شاید ایک قوم کے طور پر، بحیثیت قوم اور بحیثیت ریاست، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی، یا کم از کم ہم کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے. صحیح. زنیرہ، جنگ کی بہادری کی جو مثالیں ہم نے دیکھی، پڑھی، سنی، آپ کے خیال میں آج بھی کیسے قوم کے لیے قابل تقلید ہیں وہ؟ دیکھیں، وارفیئر ایک بڑی انفارچونیٹ حقیقت ہے اس دنیا کی، اور وارز اتنی ہی تسلسل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں جتنا کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے، ہونا نہیں چاہیے آئیڈیل سچویشن میں. نوبڈی انڈورسز وار، لیکن ہوتی ہیں. اب 65 کی جو وار تھی، مائی پرسنل ویو از کہ وہ ہم نے پیور مورال کی بیس پہ جیتی تھی، بیکاز نہ تو اس وقت ہمارے پاس ڈیٹرنٹ تھا، ہم نیوکلیئر پاور بھی نہیں تھے، اور کوئی بہت زیادہ کنونشنل وارفیئر میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی سہولیات بھی نہیں تھیں. ہندوستان شروع سے یہ ایک بڑا ملک تھا اور ہم ایک چھوٹا ملک تھے، اور لاجسٹکلی کوئی اتنے ویل اکوپڈ نہیں تھے رائٹ فرام دا بگننگ. تو 65 تو پیورلی ایک ہیروئک، میں اس کو سمجھتی ہوں، سینیریو تھا جس میں جو نشان حیدر ہیں آپ دیکھیں ہمارے میکسیمم اسی ٹائم سے ہیں، اور سٹوریز ہیں وہ آپ بڑوں سے سنتے رہیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے. سو بیسکلی اگر ٹیکٹیکل لیول پہ، آپریشنل لیول پہ، ہر لیول پہ آپ پاکستان آرمی کو دیکھیں تو اگر آپ کو کسی وقت موقع ملے، آپ سینڈ ہرسٹ میں جا کے دیکھیں، ہمارے لوگ جو وہاں کورسز کرنے جاتے ہیں، وہاں کمپٹیشنز ہوتے ہیں، وار گیمز کو دیکھیں، RCDS لنڈن کو دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں جو ان کا سٹاف کالج ہے، پاکستانی آفیسرز ہمیشہ ٹاپ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جن ٹرینز پہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے، ہمارے ٹریننگ ماڈیولز اتنے زبردست ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ دنیا کا کوئی موسم لے آئیں، آپ دنیا کی کوئی جیوگرافیکل ٹرین لے آئیں، ہماری فوج جتنی ویل اکوپڈ ہے اور ویل ٹرینڈ ہے، وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو وار آن ٹیررزم تھی، وہ ایک بڑی ڈفرینٹ وار تھی.
फॉर सम टाइम एक आर्मी को ये बताया जाता था कि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो आपके दोस्त हैं, और उनके साथ मिलके, तालिबान के साथ मिलके जहाज जो हुआ, अफगान जहाज जो हुआ, पाकिस्तानियों ने उसमें रूस को शिकस्त दी। फिर टाइम आ गया 9/11 के बाद जब हमें उनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ा, तो उस वक्त ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसे कहते हैं ना, कि उसी वक्त मॉड्यूल्स डेवलप किए गए, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर भी था, वो बड़ी डिफरेंट तरह की जंग थी। शुरू में हमें बहुत मार पड़ी थी, लेकिन फिर जवानों की जितनी हिम्मत थी उसको आप देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिट 1 एंड पिट 2 मॉड्यूल्स बनाए गए, और वाइल दे वर फाइटिंग द एनिमी उस वक्त वो साथ साथ ट्रेनिंग भी ले रहे थे। सो अनप्रेसिडेंटेड 2007 के बाद जितने ऑपरेशंस हुए उसमें हमें कामयाबी मिलना शुरू हुई। ये सबसे डिफिकल्ट वॉर है, वॉर ऑन टेरर, और उसमें भी जिस तरह रोज हम शहादतें सुनते हैं, रोज हम देखते हैं कि एक तूफान बरपा है, कभी कहीं सुसाइड अटैक हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, मिलिटेंसी फैक्टर भी है, टेररिज्म अलहदा है। सो मेरे ख्याल है हमारी फौज का मोरल तो हमेशा बेस रहेगा, उसको हमें अप रखना चाहिए, लेकिन टेक्निकली वी आर मच बेटर इक्विप्ड नाउ एज कंपेयर टू 1965। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, मुल्क के दिफा में फौज के साथ साथ अवाम का क्या किरदार रहा उस वक्त आपके ख्याल में? नहीं, पब्लिक मोमेंटम तो बहुत ज़बरदस्त रहा। लोग जिस तरह खुद सड़कों पर थे, और लोगों का जोशो खरोश जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं 1965 में, वो बहुत काबिल दीद था। हर मकतबा फ़िक्र जो है वो इस तरह मुत्तहिद था भारत के ख़िलाफ़ कि पूरी कौम यकजान थी, और जैसे जुनैरा ने कहा कि हम अपने मॉरल की वजह से जीते। आप जीत तभी सकते हैं जब कौम आपके साथ हो। आपके पास जितना मर्जी सब कुछ हो, लेकिन अगर कौम साथ नहीं है तो फिर फ़ौज के लिए लड़ना भी मुश्किल है। तो इसलिए मुत्तहिद कौम जो है वो एक मजबूत फ़ौज की ज़ामन है और उसकी जीत की ज़ामन है। इसीलिए कहा जाता है कि कौमी यकजहती भी जंगों में बहुत ज़रूरी है। अगर आप तकसीम हो आपस में, तो फिर आप जितने भी ताकतवर हों, आप जीती हुई जंग भी हार जाते हैं। तो इसलिए 65 में इस कौम ने बिल्कुल मुत्तहिद होकर दिखाया। फिर जो वॉर और टेरर की बात हुई, उसमें भी सब इकट्ठे बैठे और सब ने मिलकर जो है एक एक्शन प्लान बनाया, मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, फ़ौज लड़ी, फ़ौज के पीछे पूरी सियासी क़यादत खड़ी थी और कोई सवाल नहीं हो सकता था उसके ऊपर। तो लिहाजा एक कौम उस पर भी मुत्तहिद, और एक वन नैरेटिव हमें उस पर भी नज़र आया। तो जब जब हमारी कौम मुत्तहिद हुई है, इसने मिरेकल्स किए हैं, और जब तकसीम हुई है तो फिर शिकस्त भी खाई है। ऐसी भी बात नहीं है, हमने अगर फतह देखी है तो शिकस्त भी देखी है। दोनों तरह की तारीख हमारे पास मौजूद है। सीखने के लिए बहुत कुछ है नौजवान नस्ल के लिए कि जब मुत्तहिद हो तो 65 हो जाता है, और जब मुत्तहिद ना हो तो फिर क्या हो जाता है। बाकी आज हम बहुत मतलब हमारे पास जो एटॉमिक वेपन्स हैं, हमने उसके बाद अपने दिफा पे बहुत काम किया है। हमारे पास एटॉमिक वॉरहेड्स ले जाने वाली चीज़ें हैं, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमने अपने जहाज़ बनाने शुरू किए हैं, JF-17, हमने अपने टैंक बनाने शुरू किए हैं, हमने जदीद हथियार बनाने शुरू किए हैं। कभी कोई कहता है कि आपने 70 साल में क्या बनाया है, तो वो आके हमारी वॉर इंडस्ट्री देख ले कि हमने वॉर इंडस्ट्री पे कितना इन्वेस्ट किया है, और बिलखसूस 71 के बाद कितना इन्वेस्ट किया है कि आज हम वो सब कुछ बना रहे हैं जिसके लिए कभी हम दुनिया के मोहताज थे। और काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है पाकिस्तान की वॉर इंडस्ट्री। अब हमें कोई बहरी बेड़े का इंतजार नहीं करना, अब हमें किसी के, और आज ये कहने में भी कोई आर नहीं है कि मुल्क की दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है। आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जाने। मैं कुछ खुशगवार बातें करना चाह रहा था। बहुत सीरियस हो गया ये आज का दिन, इतना सीरियस नहीं है, कामयाबी का दिन है आज का। उर्दू में मुहावरे आ गए उसके बाद, 65 की वॉर के बाद, कि मैं तेरा हलवाड़ा बना दूंगा। अब हलवाड़ा एक इंडिया का एयरपोर्ट है जहां पर हमारे पायलट ने हिट होने के बाद अपना जहाज दे के मारा था, और वहां 12-13 उनके जहाज तबाह कर दिए थे। मैं तेरा चवन्ना बना दूंगा, वहां हिंदुस्तान के 150-200 टैंक तबाह कर दिए गए थे। मैं तुझे द्वारका बना दूंगा, ये धमकियां होती थी बाकायदा। तो ये था। फिर जो बात की तौहीद ने कि रेडियो पाकिस्तान किया, नसीम बेगम का जो गीत है ऐ राहे हक के शहीदों, वो एक बार सुन ले अगर आप ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वही जज्बा था, वही स्पिरिट थी कि लोग हार लेकर, पानी लेकर, खाना लेकर सड़कों पे खड़े होते थे कि ट्रक गुजरेगा तो उसको देंगे, हम फौज का ट्रक गुजरेगा तो उसको देंगे। और सुना है वो अजीब गरीब मनाजिर हुआ करते थे। तो मेरा ख्याल ये कि आज जो फौज
لڑائی لڑ رہی ہے سیلاب کے خلاف، وہ ایک بڑی لڑائی ہے اور اس میں ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. یقیناً اسی لڑائی میں پوری قوم جو ہے وہ متحد بھی ہے اور سب کا جذبہ آج بھی اسی طرح سے برقرار ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.